गुड मॉर्निंग छात्रों। आज मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत। बात कर रहे थे हम मनोविज्ञान की शाखाओं की। उन शाखाओं में से भी एक शाखा है आपकी जिसको कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो जब मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग जोड़ दिए जाते हैं, इसके सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में जब काम आते हैं तब हम उसको कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। और इसकी जो उत्पत्ति और शुरुआत के बारे में जाने तो मनोविज्ञान की शाखा जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति 1900 सदी में मानी जाती है, 1900 शताब्दी में मानी जाती है, सन 1900 में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन, थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन छात्रों, बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन के प्रयास से 1920 में, सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से थॉर्नडाइक ने ही शिक्षा मनोविज्ञान को आज आपको प्रतिपादित किया और बताया। इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्योंकि यदि हम बात करें मनोविज्ञान सीखने के क्या, मनोविज्ञान सीखने के कैसे का उत्तर देती है और शिक्षा सीखने की क्या का उत्तर देती है। मनोविज्ञान ये कहती है कैसे सीखा जाए और शिक्षा ये कहती है क्या सिखाया जाए और क्या सीखा जाए। तो कहने का मतलब मनोविज्ञान और शिक्षा आपस में एक दूसरे से जुड़ करके जो एक नया परिवर्तन आया, जो एक नया विकास हुआ, उसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर देखते हैं। और यदि बात करें शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की कड़ी, तो वो जोड़ने की कड़ी होता है मानव व्यवहार। छात्रों, क्यों होता है मानव व्यवहार? क्योंकि आपने बहुत सी परिभाषाएं पढ़ी और यह मैं बता रहा हूँ ब्राउन की परिभाषा। छात्रों, तो ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की जो कड़ी है वो छात्रों मानव व्यवहार है। और मानव व्यवहार क्यों है? क्योंकि ब्राउन ये कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और वाटसन की आपने परिभाषा पढ़ी है तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो बात कहाँ आई छात्रों? मानव व्यवहार पे। तो कहने का मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही चाहे मिलकर के मानव के व्यवहार का अध्ययन, मानव के व्यवहार का परिवर्तन, ये सारी व्यवस्थाएं इसके आधार पर चलती हैं। इसीलिए शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की जो कड़ी है वो मानव व्यवहार माना जाता है। और यदि शिक्षा की हम बात करें तो आपने पढ़ा है कि शिक्षा जो है एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। आप जानते हैं छात्रों, एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा से है और लैटिन भाषा के एजुकेटम को जब हम समझते हैं, एजुकेटम जो शब्द है वो छात्रों दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस डीको। और ई का मतलब होता है अंदर और डीको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो छात्रों, शिक्षा क्या करती है कि अंदर की शक्तियों को, अंदर की योग्यताओं को, बालक की अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालने का काम करती है। शिक्षा के आधार पर ही जब परिवर्तन एक अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं तो वो मनोविज्ञान से जुड़ करके हम उसको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में क्या करती है छात्रों? परिवर्तन या परिमार्जन करती है। तो आज हम ये देखते हैं कि शिक्षा वास्तविकता में बच्चे की अंदर की जो योग्यताएं हैं, अंदर की जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को बाहर निकालने का कार्य करती है। अर्थात अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। क्योंकि हम ये चीज जान चुके हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में यदि मानव व्यवहार का अध्ययन करना है तो वो आप शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर
शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में क्या करती है छात्रों, अध्ययन करती है, और अध्ययन के आधार पर ही हम बालक के मानव के व्यवहार को, मानव की व्यवस्था को, बालक के व्यवहार को समझने का कार्य करती है। इसीलिए बात करें मानव व्यवहार की तो शिक्षा जो है, शिक्षा और मनोविज्ञान मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान बनता है, और इसी के आधार पर ये मानव के व्यवहार का परिवर्तन, परिमार्जन और उसको विकसित करने का कार्य करती है। तो यदि हम बात करें कि जब शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा से जुड़ करके शिक्षा मनोविज्ञान बना और ये थॉर्नडाइक ने इसको प्रतिपादित किया, तो आज यदि हम देखें कि वास्तविकता में शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है, और शिक्षा मनोविज्ञान, जब शिक्षा मनोविज्ञान विकसित हुआ उसके बाद में शिक्षा में क्या प्रगति हुई, शिक्षा में क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन हुए, उन चीज़ों को यदि हम देखें तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान कहलाता है। क्योंकि मनोविज्ञान का शिक्षा में जुड़ने पर जो परिवर्तन हुए वो वास्तविकता में आज हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत में शिक्षा की व्यवस्थाएं क्या थी और आज शिक्षा की व्यवस्थाएं क्या हैं, ये सारी जो व्यवस्थाएं हुई वो एक मनोविज्ञान के आधार पर हुई, और उस मनोविज्ञान के आधार पर क्या क्या परिवर्तन हुए, इन चीज़ों को यदि हम पॉइंट वाइज आपको देखें तो पहला बिंदु ये कहता है मनोविज्ञान और शिक्षण के उद्देश्य। आज शिक्षण के उद्देश्य बदल गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शुरुआत में कोई उद्देश्य नहीं होते थे, कोई भी कह देता था, वो व्यक्ति वहीं जा करके शिक्षा प्राप्त कर लेता था, वही विषय चुन लेता था। आज मनोविज्ञान के आधार पर पहले बालक की क्षमताएं, बालक की योग्यताएं और उसकी शक्तियों को देखा जाता है, फिर उसके शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि आपके उद्देश्य इस क्षेत्र में सबसे आगे हो सकते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान के आधार पर यदि हम देखें, शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर यदि हम देखें तो शिक्षण के उद्देश्य बदल गए हैं, और शिक्षण के उद्देश्य बालक की योग्यता और क्षमता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा जो बदलाव हुआ वो छात्रों आप देखते हैं मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण की विधियां, मनोविज्ञान और शिक्षण की विधियां। शुरुआत में कुछ विधियां ट्रेडिशनल मेथड से ही काम में लिए जाते थे, जो कि आपके जानते हैं व्याख्यान विधियां हैं, पाठ्य पुस्तक विधियां हैं, इनको ही काम में लिया जाता था। आज आप देखते हैं शिक्षण को पढ़ाने के लिए बहुत सी विधियां आपने भी पढ़ी हैं। आगमन निगमन विधि है, आपके प्रयोगशाला विधि है, आपकी समस्या समाधान विधि है। जो भी विधियां आपने पढ़ी वो विधियां मनोविज्ञान के आधार पर निर्धारित की गई, और आज मनोविज्ञान के आधार पर बाल केंद्रित जो विधियां निर्धारित की हैं वो बालक को एक अच्छी शिक्षा देने में, एक अच्छा अधिगम कराने में सहायता प्रदान करती हैं। तो आज यदि हम देखें कि वास्तविकता में मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण की विधियों में क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी नई इनोवेशन के आधार पर शिक्षण की विधियां विकसित हुई, उन चीज़ों को यदि देखें तो वास्तविकता में वो मनोविज्ञान के द्वारा ही आज विकसित हुई है। तीसरे बिंदु की यदि हम बात करें मनोविज्ञान और समय सारणी, आज आप देखते हैं समय सारणी विद्यालय की एक घड़ी होती है, पूरा विद्यालय उसी घड़ी के आधार पर चलता है। आज समय सारणी एक निश्चित तरीके से निर्धारित की गई है, और उस हिसाब से निर्धारित की गई है कि प्रार्थना का टाइम निश्चित होगा, कठिन विषयों का जो समय है वो शुरू में रखा जाएगा, सरल विषयों का समय बाद में रखा जाएगा। कुछ समय पढ़ाने के बाद बीच में एक इंटरवल या लंच के प्रावधान होगा। कहने का मतलब विद्यालय में टाइम टेबल मनोविज्ञान के आधार पर इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि बालक विद्यालय में आए तो हंसता हुआ आए, और बालक जब विद्यालय से जाए तो हंसता हुआ जाए। उसमें खेलने की व्यवस्थाएं, उसमें बाल सभाओं की व्यवस्थाएं, उसमें पढ़ाने की व्यवस्थाएं, उसमें कठिन विषयों को कब पढ़ाया जाएगा, कौन सा पीरियड किस बच्चे की उम्र के हिसाब से कितने समय का रहेगा, ये सारी व्यवस्थाएं आज हम देखते हैं। तो एक समय सारणी के आधार पर जो परिवर्तन हुए वो मनोविज्ञान के आधार पर ही निश्चित किए गए हैं। चौथे बिंदु की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान और पाठ्यक्रम, मनोविज्ञान और पाठ्यक्रम के आधार पर आप आज देखते हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, और नए पाठ्यक्रमों का जो निर्माण होता है वो छात्रों इस प्रकार से निर्माण किया जाता है कि बालकों की आयु, रुचि
मानसिक क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी स्तर के अनुसार आज हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि किस क्लास में कितना पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, किस क्लास में कितने पाठ्यक्रम को रखा जाए, कितना पाठ्यक्रम किस विषय का रखा जाए। ये सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर पहले बालक को समझा जाता है और बालक को समझने के बाद उस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और यदि इस बिंदु को ध्यान में न रखते हुए और पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से बाल केंद्रित न बनाया जाए तो वास्तविकता में शिक्षा देने में और बालक को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सी परेशानी उत्पन्न होती है। पांचवें बिंदु की यदि हम बात करें, मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विभिन्नता। आज आप देखते हैं मनोविज्ञान के आधार पर बालक मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, ये सारी जो योग्यताएं हैं वो बालक के अनुसार मनोविज्ञान के आधार पर निर्धारित की गई। आज हम मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझते हैं और समझते हुए इस बात को जानते हुए कि बालक में क्या विभिन्नता है, उस विभिन्नता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक आपस में महत्वपूर्ण संबंध है और इस संबंध को जान करके ही हम आज मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा देते हैं और वो बालक अच्छी प्रकार से पढ़ सकता है। मनोविज्ञान और शिक्षक, आप जानते हैं कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो मनोविज्ञान के आधार पर समय समय पर परिवर्तित होती रहती है और वो परिवर्तन का जो कारण है वो मनोविज्ञान के आधार पर ही निश्चित किया जाता है, क्योंकि शिक्षा में जो परिवर्तन हुए हैं, व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं। पहले आप बीएड को ही ले लें तो पहले बीएड एक वर्ष का हुआ करता था, आज जो बीएड है वो 2 वर्ष का होने वाला है और आगे चल के जो 4 ईयर कोर्स है वो बीए, बीएससी, बीएड जो चल रहे हैं वो 4 वर्षीय होंगे। तो कहने का मतलब हमें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब आवश्यकता होगी तो उसके लिए अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होगी और अच्छे शिक्षक मनोविज्ञान के आधार पर कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, कहाँ अच्छे शिक्षकों को व्यवस्थित किया जाएगा, ये सारी चीजें मनोविज्ञान के आधार पर निर्धारित की गई। 7वें बिंदु की यदि हम बात करें, मनोविज्ञान और विद्यालय। मनोविज्ञान के आधार पर ही आज जो भी विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं वो विद्यालय मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों के विकास के आधार पर, उनके खेलने की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था, उनके प्रेयर की व्यवस्था, उनके विभिन्न प्रकार की को करिकुलम एक्टिविटीज की व्यवस्था, जो भी विद्यालय जो निर्धारित किए गए हैं उनके खुले मतलब कमरों की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, वेंटिलेशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। और पहले तो शुरुआत में आपने देखा है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे और बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। विद्यालय अगर सरकारी भी है तो उसमें नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। आज आप देखते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि नए विद्यालयों में, उन विद्यालयों में भी समय और की मांग के अनुसार मनोविज्ञान के तरीके से नए नए परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे कि बालक का मन अच्छी प्रकार से लगकर और वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सके। 8वें बिंदु की यदि बात करें, मनोविज्ञान और मूल्यांकन। पहले सिर्फ एक ही मूल्यांकन था और वो थी लिखित परीक्षाएं। आज आप देखते हैं कि कोई भी कंपटीशन देते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, वो परिवर्तन क्यों हुए, मूल्यांकन का तरीका क्यों बदला। इंटरव्यू, कुछ भर्तियों में इंटरव्यू आपके साक्षात्कार भी होते हैं, क्यों वो साक्षात्कार भी मूल्यांकन का तरीका है। क्यों बदलाव हुए, क्योंकि वो मनोविज्ञान के आधार पर ये बात निश्चित की गई कि वास्तविकता में हमें उस तरीके से परिवर्तन करने हैं कि एक अच्छी प्रकार से मूल्यांकन हो सके और हम उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार से जान और परख सकें। इसीलिए मनोविज्ञान के आधार पर मूल्यांकनों में भी क्या हुआ, शिक्षा में परिवर्तन हुआ, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षा का एक मुख्य बिंदु माना जाता है। यदि 9वें बिंदु की बात करें, मनोविज्ञान और अनुशासन। आप जानते हैं अनुशासन अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बिना अनुशासन, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो या विद्यालय का हो या बालक का हो, बिना अनुशासन के किसी भी चीज़ को, किसी भी योग्यता को, किसी भी शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहले अनुशासन स्थापित करने का एक ही तरीका था और वो था या तो रॉड, डंडे से,
या वो प्राप्त करने का, मुर्गा बनाने का सिस्टम था, लेकिन आज वो स्थितियां बदल रही हैं। आप बच्चे को पीट नहीं सकते। प्रेम, सहानुभूति, प्रोत्साहन, ये इस व्यवस्था के तहत आप विद्यालय में अनुशासन बनाने की व्यवस्था करेंगे। तो ये परिवर्तन किसके कारण आए शिक्षा में? मनोविज्ञान के आधार पर। मनोविज्ञान ने बताया कि सिर्फ पीटना ही अपने आप में अनुशासन स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए यदि अनुशासन अच्छी प्रकार से स्थापित करना है तो पहले जो शारीरिक दंड का जो प्रावधान था वो आज प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति तथा पुरस्कार, प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति और पुरस्कार, इसके आधार पर आप अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। अगले बिंदु की यदि बात करें मनोविज्ञान और बालक, आज आप पहले बालक को पढ़ेंगे। रूसो ने भी ये कहा है कि बालक एक कोरी किताब है, पहले उसको आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद उस चीज़ का हम सही प्रकार से जब मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे, तब जाकर के बालक को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे तो आप अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं देंगे। और शिक्षा अच्छी प्रकार से तब ही दे पाएंगे जब हम बालक को पढ़ें, बालक को समझें, बालक की व्यवस्था देखें, बालक का महत्व पहले से विषय प्रदान है या अध्यापक प्रदान है, बालक प्रदान है। तो कहने का मतलब यदि आज हम ये बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है, तो इस विषय के बारे में यदि हम देखें तो वास्तविकता में शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर, शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा में कितने परिवर्तन हुए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, आज आप जितना भी परिवर्तन देखते हैं वो मनोविज्ञान के आधार पर ही देखा जाता है। धन्यवाद।